ठीक, ओके। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? Spectroscopy is an instrumental technique through which we determine the structure of organic and inorganic compound, generally by the interaction of electromagnetic radiation with the matter. EMR बोलने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है यहाँ पे, ठीक है। EMR बोलने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है यहाँ पे। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है जिसकी मदद से हम लोग स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, with the help of interaction between EMR मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सर ब्लैक बोर्ड साइन कर रहे हैं। चलिए, शाइन हो रहा है? अब ठीक है। सभी को शाइन हो रहा है क्या? यस सर। सब थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ तो फिर देखिए अभी। ठीक है सर। चल तो फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरेक्शन इन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द मैटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द मैटर मतलब जो भी हमारा सैंपल रहेगा वो चाहे सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है या चाहे लिक्विड हो सकता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी कर रहे हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी कर रहे हैं, कि ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी कर रहे हैं। सैंपल्स के वेरिएशन होते जाते हैं, मतलब किसी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिर्फ आप गैसियस सैंपल को ले सकते हो, किसी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप तीनों ही सॉलिड, लिक्विड और गैस को ले सकते हो। तो डिपेंड करता है कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रेंजेस होते हैं, जैसे गामा रेज, यूवी रेज, ये गामा रेज, यूवी रेज, कॉस्मिक रेज। तो ये सभी का एक रेडिएशन का रेंज होता है, ठीक है। ये रेडिएशन बोलने का मतलब एक तरीके की एनर्जी, जैसे लाइट होता है, ठीक है। लाइट क्या है? मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिसमें पूरे ही वेवलेंथ के लाइट मतलब विजिबल रेंज में जो भी वेवलेंथ का लाइट रहता है वो लोकेटेड रहेगा। तो वो लाइट हमेशा, लाइट क्या है, वेव्स के फॉर्म में रहेंगे। तो वेव का नेचर मतलब वेव में क्या क्या चीजें होती हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। वेव का अपना खुद का एक एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। वेव का अपना खुद का एक एम्पलीट्यूड होता है और वेवलेंथ होगा, ठीक है। वेवलेंथ किसको बोलते हैं? एक ट्रफ से ट्रफ के बीच में, मतलब फर्स्ट ट्रफ से दूसरे वाले ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है या फिर क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ बोला जाता है, ठीक। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो एनर्जी होगा उसको इस फॉर्मूला से दिया जाएगा, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। E इज इक्वल्स टू एच न्यू। एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा E इज इक्वल्स टू एच न्यू। यहाँ पे H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। H यहाँ पे लिखा भी होगा, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा है। H इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इसका वैल्यू होता है, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट एनर्जी, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो एनर्जी होगा वो इसी फॉर्मूले से हम डिटरमाइन करेंगे, ठीक। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं वो अलग अलग वेवलेंथ के होंगे, जिसके बारे में हम लोग आगे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो उसका जो फॉर्मूला होगा एनर्जी का वो यही होगा, जहां पे सिर्फ ये H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, मतलब ये चीज जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। और डिपेंडिंग अपॉन द अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये फ्रीक्वेंसी चेंज होता जाता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे चेंज हो जाएगा तो हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एनर्जी अलग अलग निकल करके आता है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए E इक्वल्स टू एच न्यू होता है, ठीक। अब इस एच न्यू को और क्या लिखा जा सकता है? एच न्यू को और क्या लिख सकते हैं हम लोग? एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक, एच सी अपॉन लैम्डा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा होता है, या फिर सी इज इक्वल्स टू न्यू इनटू लैम्डा भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे c क्या है? c इज द स्पीड ऑफ लाइट। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है।
सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इसका वैल्यू होगा। ठीक है, ये सभी वैल्यू यहाँ पे तो नहीं लिखे हुए हैं, बट इसको लिखते हुए चलिएगा। तो मैं बहुत बेसिक चीजों को भी बता रहा हूँ यहाँ पे। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, मतलब ये ऑब्वियस होता है करके नहीं लिखा गया है यहाँ पे। सी इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, मतलब ये 10th 11th 12th में हम लोग पढ़ लेते हैं, इसलिए यहाँ पे इस नोट्स में मेंशन नहीं है, बट फिर भी आप यहाँ पे से लिख लीजिए। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है, और एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, 6 इंटू 6.6 इंटू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड यूनिट के साथ इसका वैल्यू। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इनकी यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनिट से ही क्वेश्चंस में चेंजेस देखने को मिलेगा, मतलब क्वेश्चन में जो ट्रिक आएगा ना, वो यूनिट्स के बेसिस पे ही रहता है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से किसका यूनिट किस किस तरीके से लिखा जाता है। जैसे लैम्डा है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ का यूनिट नैनोमीटर में भी दिया जा सकता है, एंगस्ट्रॉम में भी दिया जा सकता है, पिकोमीटर भी दिया जा सकता है, या फिर एक्सेट्रा। नैनोमीटर बोलने का मतलब 10⁻⁻9 मीटर होता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम बोलने का मतलब 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक, वैसे पिकोमीटर बोलने का मतलब 10⁻⁻12 मीटर होता है। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ वैल्यूज को याद रखने हैं। जनरल फिजिकल केमिस्ट्री में, जनरल फिजिकल केमिस्ट्री का जो क्लासेस हुआ है उसमें आपको ये सारे वैल्यूज पढ़ाए गए होंगे। हुआ है क्या क्लास जनरल फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसमें यूनिट्स के बारे में डिस्कशन किया गया होगा, है ना? हाँ चलो ठीक, फिर इसके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा एक ओवरव्यू देता हुआ चलूंगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हर्ट्ज में लिखा जा सकता है, साइकिल पर सेकेंड में, या फिर पर सेकेंड में। ये सभी एक दूसरे के बराबर है, या तो हर्ट्ज रहेगा, या तो साइकिल पर सेकेंड होगा, या फिर पर सेकेंड में आपको यूनिट देखने को मिलेगा फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलो अब यहाँ पे 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड और 1 सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पे ये जो है न्यू बार, इसको हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है इसको वेव नंबर। वेव नंबर का जो यूनिट होगा सेंटीमीटर इनवर्स में लिख सकते हैं, मीटर इनवर्स में, एंगस्ट्रॉम इनवर्स में, या फिर कैसर। कैसर का यूनिट काफी कम यूज होता है, बाकी ये वाला यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स और एंगस्ट्रॉम इनवर्स, इन तीनों में भी सेंटीमीटर इनवर्स का यूनिट सबसे ज्यादा यूज होगा। ठीक है, ये वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, ये जो वेव नंबर है, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ होता है। ठीक, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ के बराबर होगा। तो यही वाला फॉर्मूला को मॉडिफाई कर करके लिखा गया है, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, अब न्यू जो है उसको c/λ भी लिख सकते हैं, तो इसलिए hc/λ हो गया ये। ठीक है, और इसी चीज को 1/λ को, मतलब यहाँ पे क्या है hc/λ जो लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, hc/λ को ऐसे भी लिखा जा सकता है hc इंटू 1/λ। ठीक है, और 1/λ को न्यू बार भी लिखा जा सकता है, तो hc न्यू बार को बोलते हैं वेव नंबर। ठीक है, न्यू बार को क्या बोला जाता है, वेव नंबर। समझ में आया यहां तक सबको? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और बहुत ही बेसिक फॉर्मूला, और सबसे फर्स्ट फॉर्मूला, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और वेव नंबर तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हम लोग एनर्जी का जो एनर्जी के टर्म्स में जब हम लोग बात करने वाले हैं, एनर्जी के बारे में जब हम लोग बात करने वाले हैं, तो वो वेव नंबर के टर्म्स पे होगा। जितने भी एनर्जी के बारे में हम लोग बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो पूरा वेव नंबर के टर्म्स पे होगा। वेव नंबर का भी जो यूनिट होता है वो क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, एंगस्ट्रॉम इनवर्स, ये सब होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू 1 कैसर होगा। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। एनर्जी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल। एनर्जी का जो यूनिट है वो क्या होता है, जूल। बट हम लोग यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी में जूल के टर्म्स पे बात नहीं करने वाले एनर्जी का।
हम बात करेंगे सेंटीमीटर इनवर्स के टर्म्स पे। सेंटीमीटर इनवर्स के अलावा जूल को और भी डिफरेंट यूनिट्स हैं जिसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि यहां पे देखिए, एनर्जी, अगर एनर्जी हमारे पास जूल में दिया हुआ है, उसको अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, अगर कोई एनर्जी का वैल्यू जूल्स में दिया हुआ है, उसको मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा जूल्स में, उसको डिवाइड कर देंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से। तो जो वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। क्लियर है यहाँ पे? जैसे कि अगर 20 जूल का एनर्जी है हमारे पास, 20 जूल का एनर्जी है, इसको मुझे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है कूलम। इससे मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा, 20 को डिवाइड कर दूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, और जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे एक्स वैल्यू आता है, ये वाला जो एक्स वैल्यू रहेगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कहलाएगा। जूल पर कूलम का जो यूनिट होगा, और जूल पर कूलम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है जूल्स। कोई भी वैल्यू अगर जूल्स में दिया हुआ है, उसको आपको कैलोरीज में कन्वर्ट करना है, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को, जैसे 20 जूल का एनर्जी है, उसको कैलोरीज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 20 को डिवाइड कर देंगे 4.18 से, ठीक है। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगा कैलोरीज में आएगा। वैसे ही अगर हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है, तो फिर जूल के वैल्यू को सिर्फ एच से डिवाइड कर दिया जाता है। एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। एच मतलब यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू अब याद रखना ही है हमको, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है, ऐसे इस तरीके से, ठीक है, जूल सेकेंड। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं प्लैंक्स कांस्टेंट का अगर यूनिट भी लगाता हूं, तो जूल सेकेंड यहाँ पे आएगा ऐसे करके, और जूल से जूल कैंसिल हो जाता है, पर सेकंड में आंसर आएगा। तो पर सेकंड जो होता है वो बराबर किसके होता है, हर्ट्ज के बराबर होता है, ठीक। तो जूल को अगर आपको हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जूल को अगर आपको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो आप किससे डिवाइड करेंगे, एचसी से डिवाइड करेंगे, ठीक है, एचसी से डिवाइड करेंगे। 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू ये 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड। तो इससे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स में आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे जूल है और यहाँ पे एचसी है। एचसी का जो एच का यूनिट है वो क्या है, जूल इनटू सेकेंड, ठीक है। और हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड ऊपर की तरफ जाएगा तो सेकेंड हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड जो है वो ऊपर की तरफ गया तो सेकेंड हो गया, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, जूल से जूल कैंसिल। जो भी वैल्यू आ रहा है हमारा पर मीटर में आएगा। पर मीटर को आप पर सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट को मीटर के टर्म्स में ना लिख करके सेंटीमीटर के टर्म्स में लिखो। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ऐसे करके। तो इस चीज को सेंटीमीटर के टर्म्स में लिख लो, 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, जनरल फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ लिया है आप लोगों ने, बट फिर भी बस एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। 3 इंटू 10⁸ लिखा हुआ है, यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है, और यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है, ऐसा करके। तो मीटर को 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर, मतलब ये 1 मीटर है ना, मीटर बस लिखा मतलब 1 मीटर है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 मतलब 10⁻2 डिवाइड बाय एस, मतलब एस सेकंड। तो 3 इंटू 10⁻10 हो जाएगा ये सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसे, ठीक। अब ये वाला जो वैल्यू है अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा, ऐसे करके। तो जो भी यूनिट आएगा हमारा सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। सर एक बार फिर से, ये वाला इसमें क्या है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है,
ठीक है, ये एक्चुअल में कैसे लिखाया हुआ है, इसका एक्चुअल में कैसे लिखे हुए हैं हम लोग, 3 into 10⁻8 मीटर ऊपर में डिवाइड बाय सेकेंड, ऐसा करते हैं, पर सेकेंड ऐसे ही लिखेंगे, मीटर डिवाइड बाय सेकेंड। तो अब इस मीटर को, ये जो मीटर लिखा हुआ है वो एक ही मीटर है ना, सामने में तो कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, तो एक ही मीटर हुआ, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। फिर अब मुझे क्योंकि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो 8 इंटू ये मीटर को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 10⁻² सेंटीमीटर लिखूंगा इसको, क्योंकि ये 1 मीटर है। इसको मत देखिए ना, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू को साइड में रखिए और ये सिर्फ मीटर को देखते हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल टू, अगर 1 मीटर को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻² सेंटीमीटर लिखूंगा ना, डिवाइडेड बाई सेकेंड है यहाँ पे, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, 3 into 8 + 2 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब यूनिट कन्वर्जन थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अगर मुझे यहाँ पे सेकेंड ना करके आवर्स में करना पड़ता, सेकेंड ना करके, या फिर मान लो मिनट्स में करना पड़ता, सेंटीमीटर पर मिनट ऐसे करके लिखना पड़ता, तो मैं क्या करता, सेकेंड्स को मिनट में पहले कन्वर्ट करता। तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/60 मिनट्स। ठीक है, 1/60 मिनट्स। तो अब ये 1 सेकेंड का जो वैल्यू है मिनट्स की टर्म में यहाँ पे आप लिख सकते हो, तो फिर वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 into 10⁻10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई, 1 सेकेंड की जगह आप ये वाला मिनट लिखो, 1/60 ओहो, इसी से होता है क्या, पूरा खत्म हो गया। खैर, मैं क्या बोल रहा था, इसको मिनट्स में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड था, ऐसे करके था। ठीक है, तो यहाँ पे 1 सेकेंड इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या देखा, 1/60 मिनट्स होता है ऐसे। ठीक है, तो 1 सेकेंड की जगह मैं 60 मिनट्स को ऐसे करके, क्योंकि मुझे अगर सेंटीमीटर पर मिनट्स में अगर मुझे इसका यूनिट लेकर के आना है तो फिर मैं क्या करूंगा, इस सेकेंड की जगह मिनट को रख दूंगा, 3 into 10⁻10 सेंटीमीटर, ये सेकेंड की जगह मैं मिनट्स की यूनिट में 1 सेकेंड का वैल्यू रख रहा हूं, तो 1/60 मिनट्स ऐसे लिखूंगा ना इसको, तो 1/60 मिनट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो 6 3 18 180 into 10⁻10 सेंटीमीटर पर मिनट, ऐसे लिखूंगा इसको। ठीक है, या फिर ये इसको और अच्छे से लिखना है, साइंटिफिक टर्म में लिखना है, तो डेसिमल को सामने लेकर के जाओ, यहाँ पे डेसिमल है तो 1 2 प्लेस डेसिमल आगे जा रहा है, तो 1.8 into 10⁻12 सेंटीमीटर पर मिनट, ऐसे लिखो। सर डेसिमल लेफ्ट साइड जाता है तो, हाँ सामने की तरफ जाएगा तो फिर बढ़ता है, और पीछे की तरफ आता है तो फिर कम होता है। ठीक है, सामने की तरफ जाएगा तो बढ़ेगा, और पीछे की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, कम होगा। जैसे अगर यही डेसिमल को मैं पीछे की तरफ और ले जाता, पीछे की तरफ ले जाता, मतलब 180 को 180 है, 180 into 10⁻10 सेंटीमीटर पर मिनट है, तो इसको मान लो 2 डेसिमल पीछे ले जाता, 2 डेसिमल पीछे ले जाता मतलब 180, यहाँ पे है डेसिमल, तो 2 प्लेस पीछे ले जाऊंगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 जीरोस आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, 2 जीरोस आ जाएंगे, मतलब 18000, और क्योंकि डेसिमल को मैंने पीछे किया है तो ये वाला 10⁻10 जो है 10⁸ हो जाएगा। ठीक है, मतलब कम हो जाता है। या फिर इसको और अच्छे से समझ लो, 10⁸ जो लिखा हुआ है उसको आप क्या कर सकते हो, 10⁻, क्योंकि मैंने पीछे लेकर के मैं डेसिमल को पीछे लेकर गया हूं, तो 10⁻10 into 10⁻−2 ऐसा करके लिखूंगा, फिर उसके बाद प्लस करके, मतलब ओवरऑल माइनस ही होगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 10⁸ 10⁸ सेंटीमीटर पर मिनट।
क्लियर? क्लियर हो गया? सर इस पे एक बार चलें फिर से आगे फिर। क्या चीज? इस पे एक बार फिर से समझाएंगे सर। ये वाला देखो, डेसिमल का बस पोर्शन बोल रहा हूँ ना। देखो डेसिमल वाले में केस में क्या होता है, जब कभी भी आप डेसिमल को सामने की तरफ ले जाओगे तो बढ़ेगा, जो भी पावर रहेगा वो उतना ही बढ़ता है। जैसे 2 बार सामने ले गया तो 2 बार पावर बढ़ेगा, 10 के पावर में 2 टाइम्स बढ़ेगा। ठीक है, अगर 2 बार पीछे की तरफ ले गया तो 2 बार 2 टाइम्स पावर कम हो जाएगा। आगे जा रहा है तो बढ़ रहा है, पीछे आ रहा है तो पावर कम हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे 180 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है ना, अच्छा सेंटीमीटर पर मिनट ऐसे लिखा हूं मैं। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, डेसिमल यहाँ पे है, डेसिमल यहाँ पे है ऑब्वियसली। अब ये चीज आप पता होगा कि ऐसे अगर 20 लिख रहा हूं तो डेसिमल यहाँ पे होगा, है ना। डेसिमल यहाँ पे नहीं होता, सामने नहीं होता, है ना। ठीक, तो ये डेसिमल को मुझे सामने ले जाना है, सामने मतलब आगे की तरफ, मेरे नंबर सिस्टम में नंबर में आगे की तरफ ले जाना है। 1 2, अगर 2 प्लेस आगे ले जा रहा हूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 1.80 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर 2, क्योंकि मैंने 2 प्लेस आगे ले गया लेकर के गया। और वही चीज अगर इसी चीज को मुझे टू पोजीशंस पीछे की तरफ लेकर के जाना पड़ता, तो 2 पोजीशंस पीछे की तरफ कैसे जाता है, ये डेसिमल मेरा यहाँ पे है, ऐसा करके 2 प्लेस मुझे पीछे ले जाना है, तो एक बार पीछे और एक बार पीछे। अब इन दोनों के बीच में जो गैप है उन लोगों को वहां पे आपको 0 रखना पड़ेगा, ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर -2 लिखोगे आप, ये 2 प्लेस पीछे ही है। तो यहाँ पे ये ओवरऑल कैसे दिखेगा, 18000। अब डेसिमल यहाँ पे आया है, इंटू 10 टू द पावर माइनस, सॉरी 10 टू द पावर 8, 10 -2 8 हो गया ना, तो इसलिए आप क्लियर है? सर अगर पीछे जाएंगे तो कम होगा नंबर? सर पीछे जाएंगे तो फिर 10 टू द पावर -2 में को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आगे जाएंगे दो प्लेस आगे जाएंगे तो 10 टू द पावर +2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर पीछे जाएंगे तो? हाँ माइनस में मल्टीप्लाई, देखो जैसे यहाँ पे पीछे, मैं पीछे गया हूँ, इस वाले से पीछे गया हूँ, यहाँ पे था डेसिमल, यहाँ पे पीछे गया हूँ 1 2 प्लेस पीछे गया हूँ, डेसिमल को पीछे ले गया हूँ, तो मैं 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे डेसिमल को 2 प्लेस आगे ले गया हूँ 1 2, देखो यहाँ पे, तो 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक कि जनरल फिजिकल केमिस्ट्री में आपको वीडियोस में आपको पता चल जाएगा, ये बहुत मतलब उसमें उसी का टॉपिक है। सिंपल सा वो चीज जब तक नहीं समझोगे, ये वाला जो चैप्टर है थोड़ा सा टफ जाएगा। ठीक है, डेसिमल को आगे पीछे लेकर के जाने से इसके पावर्स में क्या चेंजेस आते हैं, हालांकि मैं बताते हुए चलूंगा साथ साथ, जैसे कि अभी बताया। ठीक है, बट फिर भी एक बार उस वीडियो को अगर नहीं देखा होगा आपने तो एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, अभी आगे बढ़े, बताइए। चल अब देखिए, इसी को अगर अर्ग में कन्वर्ट करना है, अर्ग भी यूनिट है एनर्जी का, तो फिर ये क्या हो जाएगा, जूल्स जो भी वैल्यू रहेगा जूल्स में इंटू 10 टू द पावर 7 कर देंगे, तो ये अर्ग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इन सभी यूनिट्स में सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, कैलोरीज का यूनिट सबसे बड़ा होता है। ये बस जनरल नॉलेज के लिए, ऐसा क्वेश्चंस तो नहीं आते। कैलोरीज का यूनिट सबसे बड़ा होगा, फिर जूल का होगा, फिर अर्ग का, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेंटीमीटर इनवर्स, फिर हर्ट्ज का। ठीक, आते हैं क्वेश्चन पे कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन। देखिए, डिटरमाइन द एनर्जी रेडिएशन ऑफ हैविंग फ्रीक्वेंसी 2 इंटू 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर इनवर्स इन दी जूल्स और इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलोरीज हर्ट्ज। ठीक है, हम लोगों को क्या बोला गया है कि एनर्जी दिया हुआ है सेंटीमीटर इनवर्स में। अगर एनर्जी आपको सेंटीमीटर इनवर्स में दिया हुआ है तो आप उस सबसे पहले तो वो फॉर्मूला को याद करेंगे कि फॉर्मूला किस तरीके से बना हुआ था। जो भी जूल्स का हमारा वैल्यू रहता था उसको हम HC से जब डिवाइड करते थे तो वो क्या हो जाता था, सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता था ना, ऐसे करके। अभी अभी हम लोगों ने देखा जूल्स को HC से डिवाइड करने पे वो सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता था।
है ना। तो हम लोगों को सेंटीमीटर इनवर्स को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी सेंटीमीटर इनवर्स है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एचसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर जूल का टर्म्स में आ जाएगा, वो आएगा ना। सेंटीमीटर इनवर्स है, इसको आप एचसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे करके, तो ये जूल के टर्म्स में आ जाएगा, आएगा कि नहीं। सिंपल है, डिवाइड में था तो उधर लेकर के जाओगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना भाई, सिंपल है। तो वही करेंगे हम लोग। हमारा एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है किसमें, वेव नंबर में। वेव नंबर में कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। तो अब मुझे इसको जूल्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एनर्जी, जो भी एनर्जी है, एनर्जी जो कि जूल्स में होगा उसको एचसी से मल्टीप्लाई करूंगा। ये वाला एचसी है, आपको दिख रहा है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करिए, तो H × C × 2 × 10⁻³ जूल्स। ठीक है, पहले किसमें था, सेंटीमीटर इनवर्स में, तो H × C × 2 × 10⁻³ जूल्स हो जाएगा। अब H × C का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो कैसे पुट करेंगे, H का वैल्यू हमको पता है 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। अब मुझे ध्यान ये रखना है कि क्योंकि मुझे सेंटीमीटर इनवर्स में वैल्यू दिया हुआ है, सेंटीमीटर इनवर्स में वैल्यू दिया हुआ है, तो स्पीड ऑफ लाइट को भी मुझे सेंटीमीटर पर सेकंड में यूज करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर पर सेकंड में क्या हो जाता है, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड होता है इसका वैल्यू। ठीक है, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। हाँ सर ब्लैक बोर्ड में थोड़ा साइन कर रहा है, अभी ठीक है, अभी ठीक है नहीं सर। कर, हाँ मे भी शायद फोकस वो होने की वजह से है। चलो मैं कैमरे से थोड़ा बाहर ही रहने की कोशिश करता हूँ। हाँ बोलिए। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है ना। मीटर पर सेकंड होता है, हाँ हाँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आप इसको अभी सेंटीमीटर क्लियर में है, कन्वर्ट 10⁻² से मल्टीप्लाई किए हैं। हाँ हाँ हाँ। अब अभी बताइए तो पहले, क्लियर है कि नहीं बोर्ड। यस सर। हाँ सर, ठीक, क्लियर है सर। हाँ हाँ ठीक। तो मैं क्या बोल रहा था, ये यहाँ पे हम लोगों ने क्यों किया 10⁻10 सेंटीमीटर पर इनवर्स सेंटीमीटर पर सेकंड, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम लोगों को जो वैल्यू दिया हुआ है वो सेंटीमीटर इनवर्स में दिया हुआ है। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स में जो वैल्यू दिया हुआ है उसको मुझे काटना है, तो फिर मैं कैसे काटूंगा, सेंटीमीटर से ही काट पाऊंगा, है ना। इसको देखो, इसको यहाँ पे मत देखो, सीधा ऐसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ अलग से। हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या आया, एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी जो कि जूल्स में निकलेगा, दैट विल बी इक्वल टू न्यू बार इंटू एच सी, ऐसे ही आया ना हमारा फॉर्मूला। तो न्यू बार का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻³ सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, H का वैल्यू क्या होता है, 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है, ऐसे। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर मैं 8 मीटर पर सेकेंड लिख कर देखता हूं, ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखता हूं, ठीक है फिलहाल की, तो मुझे पूरे यूनिट्स इस तरीके से करते हुए दिखने चाहिए, सो दैट कि यहां पे सिर्फ जूल्स रह जाए। तो देखो यहाँ पे सेंटीमीटर से कोई कट पाएगा क्या, सेंटीमीटर वाला यूनिट कट पाएगा क्या, यहाँ पे नहीं कट पाएगा। तो इसलिए मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, समझ में आया। ठीक है, तो मीटर को सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी कटेगा भाई ये। तो इसलिए 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखेंगे हम लोग। तो आप देख सकते हैं सेंटीमीटर इनवर्स से सेंटीमीटर कटेगा। सेंटीमीटर इनवर्स बोलने का मतलब ये डिवीजन में होगा ना, मतलब नीचे की तरफ होगा, समझ में आया? देखो कैसे, 2 × 10⁻³ सेंटीमीटर इनवर्स बोला गया है, सेंटीमीटर इनवर्स बोला गया है मतलब 1 सेंटीमीटर होगा ऐसे, ठीक, इंटू 6.6 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड बोला गया है, मतलब जूल और सेकेंड दोनों ऊपर में आएंगे, इंटू 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड बोला गया, पर सेकेंड मतलब सेकेंड नीचे की तरफ है। तो देखो सेंटीमीटर से ऊपर वाला सेंटीमीटर कटा, नीचे वाले सेकंड से ऊपर वाला सेकंड कटा, अब बचा क्या, सिर्फ जूल्स बचा। तो मतलब आंसर हम लोग सही लेकर के आ रहे हैं।
कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस में आप यूनिट्स के बेसिस पे भी डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। मतलब एक बार देखिए कि जो वैल्यूज दिए हुए हैं क्वेश्चंस में उनके यूनिट्स को एक बार अरेंज करके देखिए कि किसको किससे डिवाइड करूंगा तो मेरा एक्चुअल वाला यूनिट आ रहा है। जैसे कि अगर मुझे पता है कि एनर्जी का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर इनवर्स में ही आएगा, ठीक है, मेरा आंसर जो है वो सेंटीमीटर इनवर्स में ही आएगा क्योंकि मुझे एनर्जी का वैल्यू पूछा गया है। ठीक, तो दिए हुए वैल्यूज को आप इस तरीके से डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन करिए सो दैट कि आपका यूनिट जो है वो सेंटीमीटर इनवर्स में आने लगे। कई बार ऐसे ट्रिक लगाने से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जूल्स में हो गया, वैसे ही अर्ग में हम लोगों को कन्वर्ट करना है तो फिर क्या करेंगे, अब जो भी वैल्यू जूल्स में आया हुआ है उसको 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अर्ग में आ जाएगा। क्लियर, एनर्जी जो भी वैल्यू जूल्स में आया हुआ है उसको 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर अर्ग में आ जाएगा। जो भी वैल्यू जूल्स में आया हुआ है उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से डिवाइड कर देंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये सभी कैलकुलेटर से करने वाला काम है। कैलोरीज में अगर हम लोगों को लेकर के आना है तो फिर ये जूल्स, जो भी वैल्यू जूल्स में आया हुआ है उसको डिवाइड कर दीजिए 4.18 से तो फिर कैलोरीज में आ जाएगा। और लास्ट में अगर हर्ट्ज में लेकर के आना है हमारे आंसर को तो फिर जो भी वैल्यू जूल्स में आया हुआ है उसको आप डिवाइड कर दीजिए 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड से। ये क्या है, ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक, तो इस प्लैंक्स कांस्टेंट से अगर डिवाइड कर देते हैं तो फिर हमारा आंसर हर्ट्ज में आ जाएगा या फिर साइकिल पर सेकंड में या फिर पर सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर यहां तक, यहां तक क्लियर? यस सर। चलिए आप देखिए इसको। चलिए अब देखते हैं रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। अब इतने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ठीक है, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। अब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो ऑर्डर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से मतलब ऑडियो वेव, फिर रेडियो वेव आता है, फिर माइक्रोवेव आता है, फिर इंफ्रारेड रेडिएशन आता है, विजिबल रीजन, फिर यूवी रीजन, एक्सरे रीजन, गामा रेज आता है, फिर कॉस्मिक रेज आता है। इसका जो ऑर्डर लिखा हुआ है एनर्जी के इंक्रीमेंट के ऑर्डर में लिखा हुआ है। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे एनर्जी का वैल्यू बढ़ने लग जाएगा। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन के बारे में बात करने वाला हूं। एनर्जी जो होगा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बोलने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, ऑडियो वेव से रेडियो वेव में जा रहे हो, रेडियो वेव से माइक्रोवेव में जा रहे हो, फिर इंफ्रारेड में जा रहे हो, फिर ऐसे ऐसे करके कॉस्मिक रेज तक जा रहे हैं, तो वहां पे वैसे वैसे जाते जाते एनर्जी का वैल्यू बढ़ने लग जा रहा है। ठीक है, एनर्जी का वैल्यू बढ़ने लग जाएगा, मतलब उस पर्टिकुलर रेडिएशन पे एनर्जी का वैल्यू बढ़ने लग जाएगा। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी बढ़ने लग जाता है। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ने का मतलब हाँ, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी बढ़ने लग जाता है। ठीक है, वैसे ही वेव नंबर का भी वैल्यू बढ़ने लग जाता है और लैम्डा का वैल्यू कम होने लग जाता है। अब देखो इसको ध्यान से समझते हैं। जैसे कि यहां से हम लोग आगे बढ़े तो वेव कुछ ऐसे बन रहे थे। ठीक है, मतलब ऑडियो वेव्स के केस में इसका जो वेव बन रहा था वो कुछ ऐसा बन रहा था। ठीक, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ने लगे तो वेव्स का जो वेवलेंथ होता है वो छोटा होने लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक, इस तरीके से। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़े तो सेम अमाउंट के लिए यहां पे सिर्फ एक मतलब इसको किस तरीके से समझ सकते हो आप उसको बता रहा हूं। ठीक है, सेम रीजन के लिए आपको सिर्फ एक वेव देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहां पे जब आप आए सेम रीजन के लिए आपको बहुत सारे वेव देखने को मिल रहे हैं। तो आप इसको ऐसा समझो कि यहाँ पे सेम इक्वल अमाउंट ऑफ रीजन में आपको यहाँ पे सिर्फ एक पार्टिकल देखने को मिल रहा है और इक्वल अमाउंट ऑफ रीजन में आपको 4-5 पार्टिकल देखने को मिल रहा है। तो 4-5 पार्टिकल का एनर्जी ज्यादा होगा कंपेयर टू एक पार्टिकल। ठीक है, इसको ऐसे समझा जा सकता है। साइंटिफिकली मैं गलत हूं बट इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन के लिए आपको सिर्फ एक पार्टिकल देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन के बहुत सारे पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, तो फिर इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एनर्जी आप जैसे जैसे जा रहे हो तो फिर क्या होने लग जा रहा है, वैसे वैसे बढ़ने लग जा रही है। वैसे ही फ्रीक्वेंसी भी बढ़ता है। ठीक है, वैसे ही फ्रीक्वेंसी भी बढ़ता है।
फ्रिक्वेंसी बोलने का मतलब साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड बोलने का मतलब एक सेकंड में कितने साइकिल्स हो रहे हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर रीजन को देख लीजिए, इसमें 1 2 3 4 चार साइकिल्स हो रहे हैं, इसमें सिर्फ एक ही साइकिल हो रहा है। ठीक है, एक ही साइकिल कंप्लीट हो पा रहा है एक पर्टिकुलर रीजन में। एक पूरा साइकिल ऐसे करके रहेगा यहां तक, यहां से लेकर के ऐसे तक। ठीक है, एक पूरा साइकिल यहां से लेकर के यहां तक होगा ऐसा। तो एक साइकिल मान लो यहां से यहां तक का जो साइकिल है वो 1 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 सेकंड में मल्टीपल साइकिल्स कंप्लीट हो जा रहा है, 1 2 3 ऐसा करके मल्टीपल साइकिल्स कंप्लीट हो जा रहा है। तो इसलिए आगे से मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाने पे एनर्जी के साथ साथ फ्रिक्वेंसी का भी वैल्यू बढ़ता है। अगर फ्रिक्वेंसी का वैल्यू बढ़ रहा है तो वेव नंबर का भी वैल्यू बढ़ता है। आप उसको कैसे समझेंगे, फॉर्मूला से समझते हैं। देखिए, एनर्जी इज इक्वल्स टू हम लोगों ने पढ़ा एच सी अपॉन लैम्डा, या फिर एच न्यू पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, जिसमें एनर्जी जो था वो एच न्यू के बराबर था, जिसमें एच जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर इस कांस्टेंट वैल्यू को मैं हटा देता हूं तो एनर्जी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा न्यू के, मतलब फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो इसलिए जैसे एनर्जी अगर बढ़ रही है और लेफ्ट से राइट में जाने से एनर्जी अगर बढ़ रहा है तो फिर फ्रिक्वेंसी का भी वैल्यू बढ़ेगा। एक और फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, E इज इक्वल्स टू एच सी न्यू बार। तो यहां पे क्या था, एनर्जी जो है वो एच सी इंटू न्यू बार के बराबर है, जिसमें एच और सी दोनों ही कांस्टेंट वैल्यूज है। तो एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू बार हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट से राइट साइड में आप जा रहे हो तो न्यू बार का भी वैल्यू बढ़ रहा है। समझ में आया यहां तक। एक और फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे H भी कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, कौन बच गया, लैम्डा बच गया। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो गया। तो इसका मतलब जैसे जैसे अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो अगर एनर्जी बढ़ेगा तो लैम्डा का वैल्यू कम हो जाएगा। आप खुद देखिए लैम्डा का वैल्यू खुद कम हो जा रहा है, कहां से कहां तक, यहां से क्रस्ट तक का दूरी 1 लैम्डा, मतलब इतना बड़ा है 1 लैम्डा, और 1 लैम्डा का डिस्टेंस यहाँ पे इतना बड़ा है, छोटा सा। तो आप लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जाओगे तो लैम्डा का वैल्यू क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, जहां पे एनर्जी जैसे जैसे बढ़ने लगेगी वहां पे लैम्डा का वैल्यू कम हो जाएगा। एनर्जी, फ्रिक्वेंसी और वेव नंबर ये तीनों ही इंटरलिंक्ड है। और पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग बात करने वाले कौन से टर्म्स में, वेव नंबर के टर्म्स में। एनर्जी को हम लोग वेव नंबर ही मान करके चलेंगे, एनर्जी को कंप्लीटली हम लोग सेंटीमीटर इनवर्स के टर्म्स पे ही बात करने वाले हैं। कंप्लीटली समझ में आ गया यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक, हाँ अच्छा, ये फार मिडल ईयर क्यों लिखा हूं यहाँ पे, बोले ये एक्चुअल में माइक्रोवेव का एक रीजन है। मान लीजिए हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, उनका एक रीजन रहता है। जैसे ऑडियो वेव का मान लो 0 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज का किसका रीजन है, ठीक है, ऐसा करके। तो इस पर्टिकुलर रीजन को ना 0 से लेकर के 10 हर्ट्ज के बीच में भी कुछ सेक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसमें से ये वाला 0 से लेकर के मान लो 3 तक, मतलब स्टार्टिंग वाला सेक्शन होता है, मिड वाला सेक्शन होता है और लास्ट वाला सेक्शन होता है। तो स्टार्टिंग वाले सेक्शन को इस वाले रीजन में बोलेंगे फार ऑडियो वेव, ठीक है। वैसे ही मिडिल वाले को हम लोग बोलेंगे मिडिल ऑडियो वेव, और लास्ट वाला मतलब जहां पे 10 तक कंप्लीट हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे नियर ऑडियो वेव, ठीक है। ऐसे वैसे ही हर एक का अपना अपना रीजन रहता है। क्या चीज, ये फिर से रिपीट कीजिए ना सर। ये जो होता है ना, इसका हर्ट्ज में हम लोग इसको डिवाइड कर दिए। हर्ट्ज में भी डिवाइड कर सकते हो आप, मतलब फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी डिवाइड कर सकते हो, वेव नंबर के टर्म्स में भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोगों ने बात किया इसके बारे में, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी डिवाइड कर सकते हो, वेव नंबर के टर्म्स में भी आप डिवाइड कर सकते हो उसको, ठीक है। तो इन लोगों का क्या रहता है, एक रेंज रहता है। 0 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज के बीच तक का जो फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहेगा, मैं उसको ऑडियो वेव बोलूंगा,
ठीक है। 10 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज के बीच का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहेगा उसको मैं रेडियो वेव बोलूंगा। 20 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज के बीच का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहेगा उसको माइक्रोवेव बोलूंगा। ठीक है। अब जैसे कि ऑडियो वेव के बारे में बताया, वैसे माइक्रोवेव में भी अगर मैं बोल रहा हूं 20 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज के बीच में अगर इसका रेडिएशन लाई कर रहा है, मतलब यहां से यहां तक के रेडिएशन को हम लोग बोल रहे हैं माइक्रोवेव रीजन के अंदर में आ रहा है, तो इसके सेक्शन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक फार आईआर मतलब फार माइक्रोवेव, मिडिल माइक्रोवेव और नियर माइक्रोवेव। ठीक है। तो स्टार्टिंग वाला जो रहता है वो फार कहलाता है, फिर मिडिल वाला सेक्शन मिडिल ही कहलाएगा, और जो लास्ट वाला सेक्शन जो होता है उसको नियर आईआर कहलाता है। एक्चुअल में इसको मैं लिखी इसलिए दिया था क्योंकि मुझे मैं कंफ्यूज हो जा रहा था कि लेफ्ट साइड वाले को नियर बोलते हैं कि राइट साइड वाले को नियर बोलते हैं, तो इसको FMN करके याद कर लिया था, फार मिडिल नियर, मतलब इसका ऑर्डर ऐसा रहता है। स्टार्टिंग वाला सेक्शन मैं बताऊंगा क्योंकि इसको इससे बेस्ड मतलब इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ना एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मुझे ऐसा बाद में लिखना पड़ा, मतलब खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था, ऐसा नोट्स में नहीं लिखाया गया था, बट इसको लिख लिया था। मैं बताऊंगा बाद में, एक क्वेश्चन है इसके बेसिस पे, तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। अभी उस पर ज्यादा नहीं जाते, जब क्वेश्चन आएगा तो फिर बता दूंगा। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है कौन कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स यूज करते हैं, मतलब कौन कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यूज करता है। तो देखिए NMR की स्टडी करेंगे या NQR, न्यूक्लियर क्वाड्रपोल रेजोनेंस या फिर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसकी स्टडी अगर हम लोग करते हैं तो फिर कौन सा वेव्स को यूज किया जाता है, रेडियो वेव्स को यूज किया जाता है। ठीक। ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग यूज करते हैं माइक्रोवेव को, मतलब माइक्रोवेव के रेडिएशंस को यूज करते हैं। ठीक है। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करेंगे या फिर रोटेशन प्लस वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्टडी करेंगे, तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग IR रेडिएशन को यूज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ध्यान से पढ़िएगा इसको और अच्छे से याद करिएगा। क्या है NQR NMR, इसमें रेडियो वेव यूज होता है। अब देखिए इसका सीक्वेंस के हिसाब से लिखा गया है, सबसे पहले सबसे कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, रेडियो वेव, फिर उसके बाद माइक्रोवेव, माइक्रोवेव कंपैरेटिवली इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग माइक्रोवेव का यूज करते हैं। ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशन ऐसा क्यों किया जाता है, वो डिपेंड करता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया क्या जा रहा है। जैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डाल करके आप पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट करवाते हैं, वैसे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रो सर इसके लिए कोई ट्रिक है क्या करने के लिए? नहीं, इसको याद ही रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ ट्रिक तो नहीं है इसका, बट आप जब स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, उससे कोई इश्यू नहीं है। मैं बता दूंगा, मतलब कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे याद हो जाएगा, ऐसा कुछ ट्रिक से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे याद हो जाएगा। जैसे कि मैं बता रहा था उसी चीज को, जैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको क्या करना पड़ता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से डाल करके मॉलिक्यूल को रोटेट करवाना पड़ता है। जैसे मॉलिक्यूल रोटेट हो ही रहा है, उसको स्पीड से रोटेट करवाना है, तो उसको और स्पीड से रोटेट करवाने के लिए आपको ज्यादा अमाउंट की एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, माइक्रोवेव रीजन में उसका काम हो जाता है। वही अगर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे हम लोग, वाइब्रेशनल लेवल्स रोटेशनल लेवल के कंपैरिजन में बहुत ऊपर रहेगा, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो हम लोगों को इंफ्रारेड रीजन यूज करना पड़ेगा। बट इसके लिए आपको ये चीज याद रहना चाहिए, ये वाला सीरीज, कि कौन सबसे ज्यादा है और कौन सबसे कम, मतलब कौन सबसे ज्यादा है कौन सबसे कम। ठीक है। ऐसा चीज के लिए कोई ट्रिक तो था नहीं, बट आप खुद से बना सकते हैं। देखिए ऑडियो वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल रीजन आता है, अल्ट्रावायलेट आएगा, एक्सरे आएगा, गामा और कॉस्मिक रेज तो सबसे ज्यादा होता ही है। ठीक है। फिर गामा, एक्सरे और यूवी, ये तीनों को एक साथ याद रख सकते हैं। ठीक। फिर ऑडियो वेव, रेडियो वेव और माइक्रोवेव। ऑडियो वेव टेलीकम्युनिकेशन के लिए, रेडियो वेव्स वही टेलीकम्युनिकेशन, मतलब अब देखो ऐसा वेव जिसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा हो उसको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ना, जैसे कि ऑडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। तो अगर इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा तो इसकी एनर्जी कम होगी,
ऐसा तो याद हो जाएगा फिर। और ऑडियो और रेडियो वेव दोनों टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो इनमें से भी पहले कौन आएगा? जिसका ए से स्टार्ट हो रहा है वो पहले आएगा। डायरेक्ट देखने से ट्रिक बन जा रहा है। ऑडियो वेव, रेडियो वेव, फिर उसके बाद माइक्रोवेव रीजन और इंफ्रारेड रीजन। तो माइक्रोवेव रीजन और इंफ्रारेड रीजन को ना आप जब स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये रोटेशन में यूज होता है, ये वाइब्रेशन में यूज होता है। रोटेशन के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा, वाइब्रेशन के लिए रोटेशन के लिए थोड़ा कम एनर्जी लगेगा, वाइब्रेशन के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है। ये चीज दिमाग में फिट हो जाएगा जब हम लोग आगे की स्टडी करें। ठीक है, फिर आपको क्या याद रखना है? विजिबल को बस याद रखना है बीच में, ये वाला सीरीज तो याद हो जाएगा। यूवी, एक्सरे और गामा। एक्स और वाई आता है, फिर अल्फाबेट्स में एक्स के बाद वाई आता है। ठीक है, यूवी विजिबल, ये विजिबल पहले याद हो गया, फिर यूवी, एक्सरे और गामा रे, फिर कॉस्मिक रेज तो सबसे ज्यादा होता ही है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो ना। टेलीकम्युनिकेशन के लिए आप कौन से वेव्स यूज करते हो? ऑडियो वेव्स यूज करते हैं, रेडियो वेव्स यूज करते हैं। इन दोनों में से भी पहला कौन आएगा? जिसका ए से स्टार्ट हो रहा है वो ए पहले आ जाएगा। ऑडियो वेव पहले आ गया, फिर रेडियो वेव आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में आ जाते हैं, रोटेशन और वाइब्रेशन वाले में। रोटेशनल वाले के लिए हम लोग माइक्रोवेव यूज करते हैं, वाइब्रेशन वाले के लिए कौन से यूज करते हैं? इंफ्रारेड यूज करते हैं, तो इंफ्रारेड आ गया। फिर उसके बाद बीच में आता है विजिबल, फिर यूवी, एक्स और वाई, फिर उसके बाद कॉस्मिक। ठीक, समझ में आ गया? मैं कोई ट्रिक नहीं मतलब इंस्टेंटली कोई ये कोई ट्रिक नहीं था, बट इसको इस कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे याद कर सकते हो। मैं खुद भी अभी अभी सोच रहा हूं इसके बारे में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, रेडियो वेव्स के बारे में बात करते हैं। रेडियो वेव्स हो गया। रेडियो वेव्स में एनएमआर और एनक्यूआर, जब इसके बारे में आप स्टडी करोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन सी चीज में क्या क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस का जो एनएमआर की स्टडी जब आप करोगे तो फिर न्यूक्लियस की बस ओरिएंटेशन को चेंज करना पड़ता है। बहुत छोटा सा चीज है, उसके ओरिएंटेशन को चेंज करने में कितना ही एनर्जी लगेगा। ठीक है, इस वाले केस में मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन मतलब मॉलिक्यूल के रोटेशन के बारे में बात चलती है, तो मॉलिक्यूल के रोटेशन को चेंज करना पड़ता है, इसलिए कंपैरेटिवली इसमें थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगेगा। यहाँ पे वाइब्रेशन के बारे में बात चलता है, वाइब्रेशन चेंज करना पड़ता है मॉलिक्यूल का, तो इसलिए और ज्यादा एनर्जी लगता है। यूवी विजिबल में तो आपको विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो नाम से ही पता चल जाएगा कि विजिबल रेडिएशन यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी या अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज करना पड़ता है। ये दोनों में ही नाम तो सिमिलर ही है। एक्सरे टेक्निक में एक्सरे का यूज करेंगे, और मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप गामा रेस का यूज करेंगे, कॉस्मिक रेस का यूज नहीं होता। ठीक है, समझ में आया? फिर से देख लीजिए, रेडियो वेव्स में एनएमआर, एनक्यूआर, माइक्रोवेव में ईएसआर रोटेशनल, इंफ्रारेड रेज में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशन प्लस वाइब्रेशन, मतलब मेन वाइब्रेशन रहता है इसमें। विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में अभी देखो, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का कैलोरीमेट्री भी बोला जाता है, जिसका दूसरा नाम है। विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में विजिबल रेडिएशन का यूज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी किया जाता है, साथ में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी। और यूवी रेडिएशन का यूज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करोगे, और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी देख सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में दोनों ही रेडिएशन का यूज किया जा रहा है। यूवी विजिबल, मोस्टली यूवी विजिबल को दोनों साथ में ही मतलब साथ में ही बोला जाता है ना, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सरेज में एक्सरे टेक्निक में एक्सरेज का यूज किया जाएगा, और मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में गामा रेज का यूज किया जाता है। आपको समझ में आ जाएगा जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जानेंगे, धीरे धीरे करके जानेंगे, तो वो वाला सीरीज ऑटोमेटिक याद हो जाता है। उसके लिए कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी बहुत सारी चीजों के लिए ना ट्रिक रहता ही है, तो और ज्यादा ट्रिक लगाओ तो और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक, तो हर किसी के लिए ट्रिक तो जो ऑटोमेटिक याद हो जा रहा है उसके लिए ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, देखिएगा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। खैर, आते हैं आगे। इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द मैटर, ये बियर लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कराया गया है। बियर लैम्बर्ट लॉ को अलग से पढ़ा जाएगा। बियर लैम्बर्ट लॉ में एक एब्जॉर्बेंस होता है, एप्सिलॉन सीएल के बराबर होता है ये। ठीक है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट रहता है, इसका मतलब यहाँ पे लिखा होगा इसका, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी या फिर मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट बोला जाता है। सी कंसंट्रेशन है उस पर्टिकुलर सैंपल का, और एल क्या है? पाथ लेंथ है।
पाथ लेंथ है, मतलब क्यूबिट का पाथ लेंथ होता है। ये बियर लैम्बर्ट लॉ में, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बियर लैम्बर्ट लॉ का ही यूज किया जाएगा, बट अभी फिलहाल इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन नहीं करेंगे, बस एक फॉर्मूला बता रहा हूं यहाँ पे। देखो एब्जॉर्बेंस जो होगा, क्या होता है ना, उस पर्टिकुलर केस में एक सैंपल रखा जाता है जिसका डायग्राम यहीं पे होगा। हाँ जैसे देखो यहाँ एक सैंपल रखा गया है, इस पर्टिकुलर सैंपल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास कराया जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो इंटेंसिटी है वो I नॉट मान करके चलते हैं। इंटेंसिटी बोलने का मतलब कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल करके जा रहे हैं, ठीक है। उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इस पर्टिकुलर सैंपल को, और जो निकल करके आएगा, जो बाहर का इंटेंसिटी निकल करके आएगा, वो कंपैरेटिवली I से डिफरेंट होगा। वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मैं ज्यादा भी हो सकता है क्यों बोल रहा हूं, वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में पता चलेगा, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी I जो है वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट होगा। I नॉट से I डिफरेंट होगा। ये भी इंटेंसिटी है, ये भी इंटेंसिटी है, किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जो कि हमारे सोर्स से निकल करके आ रहा है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या हो रहा है, सैंपल को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरेक्ट करवा रहे हैं, जो कि स्टार्टिंग में पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि हम किसी भी सैंपल का, ऑर्गेनिक सैंपल हो या इनऑर्गेनिक सैंपल्स हो, उनके स्ट्रक्चर का एल्यूसिडेशन करते हैं, मतलब उनके स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरेक्शन इन बिटवीन मैटर एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी होगा। उस पर्टिकुलर इंटेंसिटी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करने के बाद कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकलता है, जिसको डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और हम लोगों को ग्राफ देखने को मिलता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में अब देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होता है, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होगा, मैं पीछे वाले फॉर्मूलाज में बाद में आऊंगा, अभी थोड़ा सामने वाले इसको देख लेते हैं। फॉर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी का, या फिर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का और एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकलेगा। कहां से बाहर निकलेगा, सोर्स से बाहर निकलेगा, ठीक है। सोर्स अब डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। तो ये जो सोर्स से एक पर्टिकुलर अमाउंट या फिर पर्टिकुलर इंटेंसिटी का और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकलता है, जो कि इंटरेक्ट करेगा हमारे सैंपल से, ठीक है। सैंपल से क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। तो अगर एब्जॉर्प्शन होगा तो उस केस में, एब्जॉर्प्शन अगर ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में क्या हो जाएगा, I नॉट का वैल्यू I से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और ट्रांसमिटेंस का वैल्यू लेस देन 1 रहता है, ठीक है। एब्जॉर्बेंस का वैल्यू मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी जो I नॉट, जिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भेजा गया है, तो कम अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी का ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकलेगा ना, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को तो सैंपल एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसलिए I नॉट का वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होगा और ट्रांसमिटेंस का वैल्यू 1 से कम रहता है, ठीक। और यहाँ पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, फ्रीक्वेंसी अगर स्कैटर होता है, स्कैटरिंग का प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखेंगे, तो 2 टाइप की स्कैटरिंग होती है, एक होता है रिले स्कैटरिंग और एक होता है रमन स्कैटरिंग। रिले स्कैटरिंग वाले केस में जो जिस भी फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकल करके आया है, तो स्कैटर किया हुआ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लगभग उसी फ्रीक्वेंसी का होता है। रमन स्कैटरिंग में ऐसा नहीं होता। रमन स्कैटरिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो भी फ्रीक्वेंसी होगा वो बराबर नहीं होता स्कैटर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये जो स्कैटरिंग का वैल्यू है, ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा निकल करके आता है, तो उस केस में एंटी स्टोक्स लाइन बनते हैं और ये स्टोक्स लाइन बनते हैं अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो इनिशियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी था वो ज्यादा होता है स्कैटरिंग वाले से। ये सभी चीजें अभी समझ में नहीं आएंगी, जब हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तब, मतलब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो फिर आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से। यहाँ पे फॉर्मूला के बारे में बात कर लेता हूँ बस थोड़ा सा। फॉर्मूला में हम लोग बियर लैम्बर्ट लॉ में कौन सा फॉर्मूला पढ़ते हैं, ये एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला। एब्जॉर्बेंस का जो वैल्यू होता है वो एप्सिलॉन CL के बराबर होता है, ठीक है। इसी का एब्जॉर्बेंस का जो वैल्यू होगा log 1/t के बराबर होगा,
log 1/t, t यहाँ पे ट्रांसमिटेंस होता है। ट्रांसमिटेंस बोलने का मतलब कितना ट्रांसमिट किया है, ठीक है, कितने अमाउंट कितना इंटेंसिटी था और उसमें से ट्रांसमिटेंस कितना हुआ। जैसे वहां पे इसमें देखो ट्रांसमिटेंस I/I0 का वैल्यू, I/I0, इस रेशियो को ही ट्रांसमिटेंस बोला जाता है, ठीक। तो ट्रांसमिटेंस इक्वल्स टू I/I0, और I/I0 को आप I0/I लिख सकते हो। जब बियर लैम्बर्ट लॉ पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको। बियर लैम्बर्ट लॉ ना आपको काइनेटिक्स जब आगे की तरफ एक्सिट करेगा तो फिर उसमें भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चल, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसको ध्यान में रखना था हम लोगों को। ये C कंसंट्रेशन है, A एब्जॉर्बेंस है, T ट्रांसमिटेंस को बता रहा है, I इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट को बता रहा है, ठीक है। जो ट्रांसमिट किया कौन सा, ये वाला लाइट, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट को बता रहा है I। L पाथ लेंथ को बताता है। पाथ लेंथ बोलने का मतलब जो क्यूवेट आप यूज कर रहे हो, जिसमें सैंपल आप रखे हुए हो, सैंपल को हम लोगों को एक क्वार्ट्ज के बने हुए एक क्यूवेट में रखना पड़ता है। मतलब एक छोटा सा रहता है ऐसे करके, तो इसका जो डिस्टेंस रहता है ना उसी को पाथ लेंथ बोलते हैं, ठीक है। एक छोटा सा क्यूवेट आता है, क्वार्ट्ज का बना हुआ रहता है, तो उसी पर्टिकुलर क्वार्ट्ज के क्यूवेट में हम लोगों को सैंपल को रखना पड़ता है, ठीक। तो उसका पाथ लेंथ हो गया ये। और I0 इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब यहाँ पे जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका पर्टिकुलर इंटेंसिटी कितना है वो I0 बताता है। और एप्सिलॉन एक तरीके का क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट बोला जाता है इसको, ठीक है। अब आते हैं मेन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। अच्छा, अभी भी बचे ये क्या इंट्रोडक्शन का, हाँ फिर रोटेशनल आएगा। थोड़ा सा एक और इंट्रोडक्शन पे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे यहाँ पे देखिए, दिख रहा है यहां तक समझ में आया सबको। बियर लैम्बर्ट लॉ वाला अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको समझने में, बस उसका इंट्रोडक्शन बताया गया वहां पे, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। अभी यहां तक समझ में आया बाकी सब चीज, यूनिट कन्वर्जन वगैरह। यस सर सर। आप बोलिए। सर क्वार्ट्ज में क्यों रखते हैं, ताकि वो अलग से एब्जॉर्ब मत कर, इसलिए क्या चीज का, जो रेडिएशन आते रहती है अच्छा वो इंसिडेंट। सैंपल को बोल रहे हो, सैंपल को। अच्छा वो क्वार्ट्ज का क्यूवेट क्यों होता है, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है क्वार्ट्ज के क्यूवेट में क्यों रखा जाता है, बट देखते हैं, देखता हूँ, बताता हूँ फिर इसके बारे में, ठीक है। वो बस मुझे इतना पता था कि वो क्वार्ट्ज का जो क्यूवेट रहता है ना वो क्वार्ट्ज का बना हुआ रहता है। सर अगर कांच का लेंगे ना दूसरा वाला, तो वो अलग से एब्जॉर्ब करने लगता है, क्वार्ट्ज का लेते हैं। अच्छा ऐसा है क्या, चलिए ठीक है, मैं भी इसके बारे में एक बार और देखता हूँ। चलिए ठीक, तो आगे बाकी सारी चीजें समझ में आई, बाकी सारी चीजें, मतलब इसमें फिनोमिनन किस तरीके से होने वाला है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, लगभग सभी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में लगभग ऐसी टाइप का फिनोमिनन होगा, ठीक है। एक सोर्स होगा, उसमें सैंपल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास कराएंगे, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकलेगा, डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा, जिसका ग्राफ हम लोगों को मिलता है, ठीक। अब आगे आते हैं मॉलिक्यूलर एनर्जी पे। अब देखिए मॉलिक्यूलर एनर्जी, according to the Born-Oppenheimer approximation, the energy of molecule in gaseous or liquid state are of following types। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होता है, मतलब किसी भी गैसियस स्टेट का, लिक्विड स्टेट का या फिर सॉलिड स्टेट का, उसका जो एनर्जी होता है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड, मतलब इन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन सा, एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और ट्रांसलेशनल एनर्जी। एंड अकॉर्डिंग टू देम द टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल का कंप्लीट एनर्जी होगा, दैट विल बी द सम ऑफ दिस एनर्जीज एंड दिस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। मतलब ओवरऑल एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल का, वो चाहे लिक्विड सैंपल हो, गैसियस सैंपल हो, सॉलिड सैंपल हो, उन सभी का जो एनर्जी होता है वो इन सभी एनर्जी का टोटल समेशन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और ट्रांसलेशन एनर्जी का समेशन होगा। इन सभी एनर्जी के समेशन से जो एंटायर एनर्जी का, मतलब कंप्लीट एनर्जी का फॉर्मेशन होता है किसी भी मॉलिक्यूल का। बट इसमें बात यह हो जाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी जो होता है ना, वो क्वांटाइज्ड नहीं रहता। क्वांटाइज्ड बोलने का मतलब क्या होता है यहाँ पे, अब देखो
पहले तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, फिर वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, फिर ट्रांसलेशनल एनर्जी। ठीक है, जिसमें से ट्रांसलेशनल एनर्जी क्वांटाइज नहीं रहता। क्वांटाइज्ड बोलने का मतलब ये कि एक पर्टिकुलर एनर्जी का फिक्स्ड वैल्यू होना। जैसे रोटेशनल एनर्जी क्वांटाइज होता है, रोटेशनल एनर्जी क्वांटाइज होता है। कैसे? मतलब उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी ही आ सकता है। जैसे कि फर्स्ट लेवल में है अगर कोई मॉलिक्यूल, फर्स्ट रोटेशनल एनर्जी का डिफरेंट लेवल्स होता है। ठीक है, पहले तो रोटेशनल एनर्जी में डिफरेंट लेवल्स होंगे, तो हर एक लेवल का एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है। जैसे इसका 2 है, 2 यूनिट समथिंग, 2 सेंटीमीटर इनवर्स, मान 2 सेंटीमीटर इनवर्स का यूनिट है। इसका ये वाले लेवल का एनर्जी है 10 सेंटीमीटर इनवर्स का। ठीक है, वैसे ये वाला एनर्जी का वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर इनवर्स का, ऐसा। ठीक, तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मॉलिक्यूल का रोटेशन 20 सेंटीमीटर इनवर्स की एनर्जी के साथ हो रहा है और इसको एनर्जी दिया जाए, तो ये डायरेक्टली या तो 10 सेंटीमीटर इनवर्स में रोटेट करने लग जाएगा, या तो डायरेक्टली 35 सेंटीमीटर इनवर्स में रोटेट करने लग जाएगा। 2 से 10 के बीच में जो एनर्जी लेवल्स आ रहे हैं, जो कि एक्चुअल में यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, 2 के बीच में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी तो आता है ना, तो वो सभी एनर्जी लेवल्स इसमें पॉसिबल ही नहीं होते। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एक एनर्जी का फिक्स्ड वैल्यू रहना। ठीक है, एनर्जी का फिक्स्ड वैल्यू रहना। ऐसा क्वांटाइजेशन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल में देखने को मिलता है, और ट्रांसलेशनल एनर्जी में हम लोगों को ऐसा क्वांटाइजेशन देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए टोटल एनर्जी को हम लोग इन टर्म्स में देखते हुए चलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी, और इनका जो लेवल्स रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगा, सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का लेवल होगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का लेवल देखिए, अगर एक फर्स्ट लेवल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का यहाँ पे है, तो दूसरा एनर्जी का लेवल यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक लेवल। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के अंदर में ही आपको वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स देखने को मिलते हैं। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, पहला वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, दूसरा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, तीसरा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, ऐसा। ठीक, और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर में ही आपको रोटेशनल एनर्जी लेवल्स देखने को मिलते हैं। ठीक, तो देखा जाए तो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स काफी छोटे होते हैं। इनका रोटेशनल एनर्जी को लेवल्स को चेंज करना है मुझे, तो काफी कम एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यूज करना पड़ेगा। अगर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में चेंजेस लाने हैं तो कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ यूज, थोड़ा ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज करना पड़ेगा। और अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स में चेंजेस लाने हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स में चेंजेस लाने हैं, तो हम लोगों को उससे भी ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ये वाला डायग्राम? ठीक, तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेवल, वाइब्रेशनल लेवल और रोटेशनल लेवल्स की। नेचुरल लाइन विड्थ, जब कभी भी एक ग्राफ आता है तो इसमें एक विड्थ आता है, मतलब एक विड्थ रहेगा इस तरीके से। तो इसकी विड्थ को के लिए एक फॉर्मूला है, del E is equals to del E into del T is equals to h/4 जूल्स के टर्म्स में। जो एनर्जी का वैल्यू रहता है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, h न्यू मतलब del न्यू is equals to h/4πt, ऐसा 4π del T। तो ये जो एनर्जी रहेगा वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। यहाँ पे del T जो रहता है वो लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट को बताता है, और ये del न्यू जो है नेचुरल लाइन विड्थ को बताता है। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा लाइफ टाइम होगा उतना ही कम नेचुरल लाइन विड्थ रहता है, इसका मतलब उतना ही शार्प सिग्नल आता है इसमें। ठीक है, अब आते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में अब यहाँ पे से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है एक्चुअल में मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग माइक्रोवेव रीजन को यूज करते हैं। ठीक है, यही वो क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं फार मिडल नियर के बारे में बता रहा था आप लोगों को। क्वेश्चन ये है, द प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ द मॉलिक्यूल गिव्स सिग्नल इन द रीजन ऑफ। रोटेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में बात चल रहा है यहाँ पे, और
हम लोगों को पूछा गया है द प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ मॉलिक्यूल गिव सिग्नल इन द रीजन ऑफ। ऑप्शंस हैं रेडियो वेव्स, मिडिल आईआर, नियर आईआर, फार आईआर और विजिबल। आंसर तो हमारा क्या होना चाहिए, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पूछा है, माइक्रोवेव होना चाहिए, बट माइक्रोवेव का कोई भी सा ऑप्शन दिया नहीं गया है इसमें। तो माइक्रोवेव से जो सबसे करीब में है उसका सही आंसर मार्क करेंगे हम लोग, ठीक है। तो फार आईआर सबसे करीब होता है, फार आईआर सबसे करीब होता है। देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में, मतलब ऐसे टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो जो सबसे करीब वाला आंसर रहेगा उसको मार्क करना है। माइक्रोवेव रीजन है ये वाला, ये माइक्रोवेव रीजन है। माइक्रोवेव रीजन से यहाँ पे इंफ्रारेड स्टार्ट हो गया, इंफ्रारेड आईआर, तो फार आईआर यहीं पे होगा, फिर मिडिल आईआर होगा, फिर उसके बाद नियर आईआर होगा। तो फार आईआर जो रीजन है वो माइक्रोवेव के सबसे करीब है, इसलिए जहां पे माइक्रोवेव का ऑप्शन नहीं है अगर, तो आप फार आईआर को मार्क करेंगे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में फार आईआर को आप मार्क करें। समझ में आया? प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ अ मॉलिक्यूल गिव सिग्नल इन द रीजन ऑफ फार आईआर रीजन। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेज हैं जिसको डेरिवेशन नहीं करना, हम लोगों को डायरेक्टली इसको याद करना है। डेल इज इक्वल्स टू 2b इंटू जे प्लस 1। अब यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज क्या क्या है देखते हैं। ये डेली क्या बताता है, एनर्जी गैप बताता है, एनर्जी गैप बिटवीन डिफरेंट लेवल्स, बिटवीन डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। डिफरेंट लेवल्स के बीच में एनर्जी गैप बताएगा। V को क्या बोला जाता है, रोटेशनल कांस्टेंट, ठीक। और J है रोटेशनल क्वांटम नंबर, रोटेशनल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये सभी इसके टर्मिनोलॉजीज है। एनर्जी गैप बता रहा है इन बिटवीन द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। E मतलब डेली जो है एनर्जी गैप बता रहा है इन बिटवीन द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। वो एनर्जी गैप कौन से टर्म्स में बता रहा है, सेंटीमीटर इनवर्स के टर्म्स में। वो किसके बराबर होगा, 2b इंटू जे प्लस 1 के, ठीक है। B यहाँ पे रोटेशनल कांस्टेंट है और J रोटेशनल क्वांटम नंबर है। अब कौन सा एनर्जी गैप के बारे में बात कर रहा हूं, उसका एनर्जी लेवल्स यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा नेक्स्ट में दिया हुआ है, जैसे देखिए ये रोटेशन, इसको पूरा पढ़ेंगे हम लोग, फिर उसके बाद मैं बस एनालाइज करने के लिए, ताकि आप विजुअलाइज कर सकें उस सारी चीजों को, तो उसके बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए रोटेशनल, अभी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग रोटेशनल लेवल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक मॉलिक्यूल है, एक पर्टिकुलर स्पीड से रोटेशन कर रहा होगा, वो ज्यादा स्पीड से भी रोटेशन कर सकता है, मतलब हाई एनर्जी में जाकर के भी रोटेशन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे काफी स्लो रोटेशन करेगा। अगर एनर्जी बढ़ जाएगा इसका तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा एनर्जी से रोटेशन करेगा, और एनर्जी बढ़ जाएगा तो यहाँ पे और ज्यादा एनर्जी से रोटेशन करेगा, ठीक है। और अगर रोटेशन बढ़ गया तो और ज्यादा एनर्जी से रोटेशन करेगा। तो डिफरेंट लेवल्स को हम लोग डिफरेंट जे वैल्यूज में डिवाइड कर दिया। जे इज इक्वल्स टू 0, जे इज इक्वल्स टू 1, जे इज इक्वल्स टू 2, जे इज इक्वल्स टू 3, जे इज इक्वल्स टू 4। ये जे क्या है, जे रोटेशनल क्वांटम नंबर कहलाता है। मतलब ये एनर्जी लेवल्स को दिखाता है, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स को दिखाता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर लेवल पे है, मतलब मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगा ये वाले लेवल पे है, सबसे नीचे वाले लेवल पे है, मिडिल वाले लेवल पे है, 2 वाले लेवल पे है, ऐसा करके। तो ये जो जे है वो एक्चुअल में रोटेशनल क्वांटम नंबर को दिखाता है, जो सभी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बारे में बताएगा। जे इज इक्वल टू 0 मतलब सबसे लोअर वाला एनर्जी लेवल, रोटेशनल क्वांटम नंबर में मतलब रोटेशनल वाले केस में सबसे लोअर एनर्जी लेवल को हम लोग जे इज इक्वल टू 0 बोलते हैं। जे इज इक्वल टू 1 बोलेंगे तो जे इज इक्वल टू 1 में रोटेशनल लेवल के बारे में बात हो रही है, और ये फर्स्ट वाला लेवल। जे इज इक्वल टू 2 में सेकंड वाले लेवल को ऐसे, ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ क्या बोल रहे हैं, किसी को माइक ऑन था क्या? तो देखिए, हाँ तो डिफरेंट लेवल्स हो गए। जे इज इक्वल टू 0 सबसे लोअर एनर्जी लेवल, फिर जे इज इक्वल टू 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये जे वैल्यूज क्या हो गया, रोटेशनल क्वांटम नंबर के बारे में बताया, ठीक है। बी जो होता है वो रोटेशनल कांस्टेंट होता है, रोटेशनल कांस्टेंट जिसका वैल्यू होगा, अब वापस से वहीं पे चले जाते हैं,
मैं बस लेवल्स को दिखाने के लिए वहां पे ले गया था। हाँ, बी यहाँ पे क्या होता है, बी रोटेशनल क्वांटम नंबर कहलाता है, सॉरी बी रोटेशनल कांस्टेंट है, बी रोटेशनल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू h अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC होगा। h यहाँ पे फिर से ब्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, ठीक, h यहाँ पे ब्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। ये I मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, c यहाँ पे वापस से स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। इसके वैल्यूज को हम लोग देखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर म्यू आर स्क्वायर के बराबर होगा। म्यू क्या होता है, रेड्यूस्ड मास। ये सभी के फॉर्मूलाज देखेंगे, रेड्यूस्ड मास, ठीक है। अब फर्दर इसके रिलेशन को देखिए। जो डेल ई होगा, चेंज इन मतलब एनर्जी गैप जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बी के, मतलब रोटेशन कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर्मूला के बेसिस पे देखते हुए चलिए, डेल ई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, बी के, रोटेशन कांस्टेंट के। इस फॉर्मूला के बेसिस पे दिख रहा है ना, रोटेशन कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब अगर बी के वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, डेल ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल ई इज इक्वल्स टू 2 इंटू एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC, पाई स्क्वायर IC जे इंटू जे प्लस वन, सॉरी जे प्लस वन, ऐसा करके। तो आप देख सकते हैं कि डेल ई जो है वो I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये सभी को हटा दूं, ये सभी कांस्टेंट को हटा दूं, एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल पे बारे में बात करूं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी तो कांस्टेंट है, 8 पाई, ये भी कांस्टेंट हो गया, h कांस्टेंट हो गया, c भी कांस्टेंट है, और एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के बारे में बात कर रहा हूं तो j भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। तो ये I जो होगा, डेल ई इज इक्वल्स टू, डेल ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वैसे ही रेड्यूस्ड मास की क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि I जो होता है वो म्यू आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर ये I म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो म्यू भी डेल ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये रिलेशंस निकलते हैं इसके, ये रिलेशंस आगे काम आएंगे। देखो अब आगे क्या बोला जा रहा है, heavier diatomic molecule and polyatomic molecules give rotational spectrum in the microwave region, but some lighter diatomic molecules give rotational spectrum in far IR region, ठीक है। फार IR रीजन मतलब वही, इसी के बारे में बता रहा था। IR के IR क्या हो गया था, रोटेशनल के बाद यहाँ पे माइक्रोवेव था, माइक्रोवेव के बाद फिर क्या था, IR था, ठीक है। तो हेवियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स या फिर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो रोटेशनल स्पेक्ट्रम माइक्रोवेव रीजन में दे देते हैं, ठीक। बट सम लाइटर डायटोमिक मॉलिक्यूल, जो छोटे छोटे मतलब जो छोटे साइज के या फिर जो हल्के डायटोमिक मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो रोटेशनल स्पेक्ट्रम फार IR रीजन में देते हैं। फार IR रीजन मतलब माइक्रोवेव से जस्ट थोड़ा सा आगे में, मतलब FMN बोला था, FMN। तो फार IR रीजन के करीब, मतलब फार IR रीजन के करीब इन लोग क्या करते हैं, लाइटर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स रोटेशनल स्पेक्ट्रम शो करता है। ये याद करने वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है इसमें, कंडीशन कि कौन सा मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा देगा। सबसे पहला कंडीशन ये होता है, मॉलिक्यूल्स को गैसियस होना जरूरी है। यहाँ पे सॉलिड सैंपल्स यूज नहीं करते, ना ही लिक्विड सैंपल्स यूज करेंगे, मॉलिक्यूल को गैसियस होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, मतलब दूसरा क्राइटेरिया ये है कि शुड हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट, मतलब मॉलिक्यूल के पास एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन को मॉलिक्यूल फॉलो कर रहा है तो फिर रोटेशनल एक्टिव है मॉलिक्यूल, ठीक, वरना रोटेशनल इनएक्टिव हो जाए। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल रोटेशनल एक्टिव है या फिर कौन सा मॉलिक्यूल रोटेशनल इनएक्टिव है। तो ये दोनों ही कंडीशन को अगर कोई मॉलिक्यूल फॉलो करता है तो वो क्या हो जाएगा, रोटेशनली एक्टिव हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे जो नहीं हो सकते, रोटेशनल इनएक्टिव होते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल को आप देखिए H2O ऐसा करके, इसके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। परमानेंट डायपोल मोमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि इस तरफ जाएगा, ऐसा, ठीक है, इस डायरेक्शन। डायपोल मोमेंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है केमिकल बॉन्डिंग में, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं इसके बारे में आपको पता होगा। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इसका इस तरफ है, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल में तो है, बट ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, लिक्विड स्टेट में है, तो इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल
इनएक्टिव है, रोटेशनली इनएक्टिव है। ठीक, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के केस में अगर हम लोग बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस तो है, बट इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कैंसल कर रहा है एक दूसरे को, मतलब इस वाले केस में डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले केस में डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, रोटेशनली इनएक्टिव है। वैसे ही H2 का मॉलिक्यूल हो गया या फिर वाटर का मॉलिक्यूल आइस हो गया, तो वो भी क्या हो जाएगा, रोटेशनली इनएक्टिव। H2 का मॉलिक्यूल हो गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ड्यूटेरियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या हो जाएंगे, रोटेशनली इनएक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि लीनियर शेप के हैं और डाइपोल मोमेंट इन लोगों का 0 है। बट वही अगर मैं NO की बात करता हूँ, NO2 की बात करता हूँ, ये सभी गैशियस भी होते हैं, इन लोगों के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट भी होता है। HCl, H2O गैस में, मतलब इसका वेपर, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, रोटेशनली एक्टिव होंगे। क्यों रोटेशनली एक्टिव होंगे, क्योंकि ये दोनों ही क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। कौन सा, एक तो मॉलिक्यूल गैशियस भी है और दूसरा मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट भी है। डाइपोल मोमेंट को जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तभी आप डाइपोल मोमेंट के बारे में जान पाएंगे, है ना। चलो, समझ में आया, यहां तक समझ में आ गया। यस सर। यस। ठीक, तो बाकी सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है।